जो हांगलिंग को उड़ाते हुए माउंटेन के पीछे ले जाने लगती है। ये देख के हांगलिंग कहती है, भले ही मुझे बैक माउंटेन में ही क्यों ना रहना पड़े, पर मैं इससे तो माफी कभी नहीं मांगूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कोई नंगे पांव चलते चलते अपनी तलवार के सहारे से सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि चूलिंग ही है। वो अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के सहारे से एमसी के माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत ही जोर से हांफती जा रही थी। वो सामने एमसी के घर की तरफ देखते हुए कहती है, ग्रेट दाओ सेक्ट। इस बार इसकी आवाज में वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा नहीं था, बल्कि बस एक नमी और रिग्रेट सी थी। वो बस हांफते हांफते बार बार लुई के कोर्टयार्ड की तरफ ही देखती जा रही थी। थोड़ी देर तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसे सामने से एक लेडी नोटिस करती है, किसी को बड़े धीमे धीमे चढ़ते हुए देख के। यहां पर वह कहती है, कौन है वहां पर? क्यों आए हो तुम यहां? पर जब यहां चूलिंग देखती है कि उसे किसी ने नोटिस कर लिया है, तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। उसकी पूरी टेंस बॉडी थकान के मारे वही रिलैक्स होके नीचे गिर जाती है। उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होने ही वाली थी। पर उससे पहले वो हिम्मत जुटा के बैलिंग पीक लुई में चूलिंग बस इतना कह के बेहोश हो जाती है। सामने खड़ी सीनियर सिस्टर किसी को ऐसे बेहोश होता देखती है तो वो तुरंत भागते हुए इधर आती है। पर वो जैसे ही चूलिंग तक पहुंचती है, तभी ऊपर से एक आवाज आती है, वही रुक जाओ फेलो कल्टीवेटर। ये सुन के ये लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में ऊपर देखती है। तभी रेवरेंड ली जियांग उड़ते हुए सीधा इसी के सामने नीचे आते हैं और मुस्कुराते हुए इससे कहते हैं, फेलो दाविस्ट, मैं इस वाइल्ड क्रिएचर को काफी लंबे समय से हंट करता आ रहा हूं। ये तो गलती से यहां आ गया। मेरी ग्रेट दाओ सेक्ट की मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। मैं इस घटिया क्रिएचर को इमीडिएटली यहां से हटा देता हूं। पर वो जैसे ही चूलिंग की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, तभी ये सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? क्योंकि इसने बेहोश होने से पहले मेरे खुद के सेक्ट मेंबर्स के नाम बोले थे, तो मैं वापस जाके पहले इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहूंगी। जब सीनियर ब्रदर लुई इसे नकार दे, तभी आप इसे यहां से ले जा सकते हैं। वो पीछे मुड़कर एक डिसाइपल को बुलाती है और इससे कहती है, तुम इस पर अच्छे से नजर रखना और मेरे वापस आने से पहले इन्हें इसे यहां से ले जाने मत देना। जिस पर वो डिसाइपल भी इन्हें सैल्यूट मारते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर हमारा सीन चेंज होके बाइलिंग पीक पे लुई के कोर्टयार्ड के अंदर आता है। ये सीनियर सिस्टर लुई के कोर्टयार्ड के सामने आके कहती है, जूनियर ब्रदर लुई, माउंटेन गेट पे आके एक औरत बेहोश हो गई है और वो औरत खुद को चूलिंग बुला रही है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और उसे कोई पीछे से हंट भी कर रहा है। क्या आप उसे जानते हैं? तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है वो? बाहर से ये सीनियर सिस्टर एकदम सीरियस आवाज में कहती है, चूलिंग। ये सुन के लुई थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अंदर लुई अभी अपने फोकस को ब्रेक नहीं करता और अपनी कल्टिवेशन को नॉर्मली कंटिन्यू रखता है। बाहर से सीनियर सिस्टर की आवाज आती है, क्योंकि जूनियर ब्रदर उस औरत को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो मुझे उसके मैटर में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जिस पे लुई कहता है, मैंने बोला कि मैं उसे नहीं जानता। जो सुन के सामने से सीनियर सिस्टर कहती है, हाँ मैं समझ गई, फिर मिलते हैं। इतना कह के वो यहां से चली जाती है। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? सिस्टम की आवाज सुनकर लुई अपनी कल्टिवेशन से अपनी आंखें खोलता है और फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए इसने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे कैसे ट्रीट किया था? फिर वो अपने हाथ से गला काटने वाला जेस्चर बनाता है और कहता है, और फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो मरेगी तो नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। 2 मिनट के बाद सीनियर सिस्टर माउंटेन गेट पे आती है और रेवरेंड ली जियांग से कहती है कि मैंने इस मैटर को वेरीफाई कर लिया है। मेरे सेक्ट का डिसाइपल इसे नहीं जानता। ये सुन के तो ली जियांग भी हैरान हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है कि आप इसे वापस ले जा सकते हैं। जो सुन के ली जियांग हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ग्रेट दाओ सेक्ट राइचस पाथ का एक पिलर है। आखिर वो कैसे इसके जैसे डीमंस के साथ एसोसिएट हो सकता है? उसकी शक्ल से लालच साफ साफ टपकता जा रहा था। वो अपने घटिया हाथ चूलिंग की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं भी फटाफट से इस डीमन को यहां से बाहर निकाल देता हूं, नहीं तो ये आपके नोबल ग्राउंड पे कहीं दाग ना लगा दे। पर वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ वही की वही फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ को पूरी तरीके से बर्फ में कवर कर लिया गया था। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पीछे मुड़ता है और चिल्लाता है, कौन है यहां पर?
किसकी इतनी हिम्मत? तभी हमें दिखाया जाता है लुई की मास्टर बाई क्विलिंग अपनी टेरिफाइंग पावर्स को रिलीज करते हुए हवा में फ्लोट करते हुए इसी तरफ आ रही थी, और वो दूर से ही चिल्लाती है कि अपने हाथों को पीछे हटा। इस पावरफुल प्रेजेंस को फील करके ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है अब चीजें थोड़ी ट्रबलसम होने वाली है। बाई क्विलिंग अपनी ब्यूटीफुल एंड इथरिल प्रेजेंस के साथ माउंटेन गेट पर डिसेंड करती है और बिना किसी इमोशन की झलक दिखाई ली जियांग को इग्नोर करते हुए बस चूलिंग की तरफ ही देखती रहती है। पीछे से वो सीनियर सिस्टर और उसका साथी डिसाइपल दोनों ही क्विलिंग को देख के घुटनों पे जाते हैं और उसे मार्शल आंट बाई कह के ग्रीट करते हैं। पर क्विलिंग तो इन दोनों का कुछ रिस्पांस भी नहीं देती और इन्हें इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ने लगती है। फिर वो ली जियांग के सामने आती है और चिल्लाती है कि तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर ली जियांग काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो अपने हाथ से बर्फ को तोड़ता है और इसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या अब आपका मैग्निफिसेंट ग्रेट दाओ सेक्ट अपने शब्दों से पीछे हट रहा है? राइचेस फैक्शन के सेक्ट ऐसे काम नहीं करत। ए जो सुन के पीछे खड़ी सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और आगे आते हुए चिल्लाती है, बदतमीज, क्या तू यहां ये पता लगाने आया है कि हमारी ग्रेट दाओ सेक्ट की तलवारों में कितनी धार है? पीछे क्विलिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में अपना ओरा रिलीज करने लगती है, पर सामने से ली जियांग भी तुरंत अपनी तलवार निकाल के फाइटिंग पोज में आ जाता है और चिल्लाता है, हाँ तो कौन डरता है, मेरी तलवार में भी जंग नहीं लगी है, चलो मैं भी दिखाता हूं कि मेरी तलवार में कितनी धार है। ये सुन के सीनियर सिस्टर भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है और अपने ओरा को ब्लेड्स में कन्वर्ट करते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो। तभी पीछे से मास्टर क्विलिंग का सबर टूट जाता है और वो अपने पावर्स को रिलीज करके हाथ घुमाती है, जिससे सीनियर सिस्टर की सारी ओरा ब्लेड हवा में मिल जाती है। क्विलिंग के हाथ से एक एनर्जी बीम निकलती है जो सीधा ली जियांग को टच होते ही उसे बर्फ में जमा देती है। अगले ही पल वो बर्फ काफी ज्यादा सख्त होने लगती है और उसमें काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक धमाके के साथ ली जियांग का पूरा शरीर खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहां मास्टर क्विलिंग की पावर इसीलिए इंक्रीज हो गई है क्योंकि ये भी एमसी की 8 एमरेस में से एक रही है। पहले ये कंफ्यूजिंग लगता था पर अब हमें ये कंफर्म हो चुका है। बाई क्विलिंग एमसी की मास्टर पास्ट लाइफ में उसकी वाइफ थी जो अब पास्ट में आ चुकी है, पर इन्होंने एमसी को अभी नहीं मारा है क्योंकि अभी एमसी ने वो नहीं किया जिसके लिए ये एमसी से इतनी ज्यादा नफरत करती थी। हम वो क्या चीज है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यहां बाई क्विलिंग इसकी डेड बॉडी को इग्नोर करती है और सीधा सामने अपनी कोल्ड आइज के साथ सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, मैं उस औरत को वापस अपने सेक्ट में ले जा रही हूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक बहुत ही बड़े से माउंटेन के ऊपर। इसी माउंटेन में बाई क्विलिंग की आवाज गूंजती है, सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लो। हमें इसी माउंटेन की चोटी पर बने एक घर को दिखाते हैं जहां पर चूलिंग एक बेड पर लेटी हुई है। उसके शरीर पर काफी सारे घाव हो चुके हैं। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि ये ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यहां बाई क्विलिंग चूलिंग को लेके अपनी सीनियर सिस्टर के पास आई है। ये फीमेल सीनियर सिस्टर हीलिंग आर्ट्स में एक्सपर्ट है जो चूलिंग को एग्जामिन करती है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह इसकी चिंता करते हुए कहती है कि ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गई है। पीछे बाई क्विलिंग चूलिंग को दया भरी निगाहों से देख रही थी और अपनी सीनियर सिस्टर का सवाल सुन के ये धीमी सांस छोड़ती है और बताती है, जब मैं इस तक पहुंची तब तक तो ये ऑलरेडी अधमरी हो चुकी थी, बस इसकी विल पावर ही इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से ये अब तक जिंदगी से चिपकी हुई है। तभी वो सीनियर सिस्टर बड़े ही क्यूट अंदाज में पीछे मुड़ती है और बड़ी आंख मारते हुए थम्स अप दिखाते हुए कहती है, हाँ चिंता मत करो, जब तक इसके शरीर में जिंदगी का एक स्पार्क भी जिंदा है तब तक मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगी। जो सुन के बाई क्विलिंग कहती है कि मैं ये फेवर जरूर याद रखूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। थोड़ी देर के बाद चूलिंग अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, यंग मास्टर। इसे जागा हुआ देख के बाई क्विलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, तुम जाग गई। क्विलिंग को अपने पास देख के चूलिंग कहती है, सिस्टर बाई, यंग मास्टर कहाँ है? सामने वो फीमेल मास्टर अपने पिल्स एंड एलिक्सर्स को अरेंज कर रही थी और इन दोनों की बातें सुन के ये अपने कान खड़े कर लेती है और इनकी बातें सुन के वो मन ही मन सोचती है, सिस्टर, एक लोली सर्वेंट गर्ल की इतनी हिम्मत जो क्विलिंग को अपनी सिस्टर बुलाए। वो काफी ज्यादा हैरानी से पीछे मुड़ के क्विलिंग के रिएक्शन की तरफ देखती है, पर क्विलिंग तो सिस्टर वाले शब्द पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और आगे बढ़ते हुए थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहती है
कि लुई अब भी सिक्लूडेड कल्टीवेशन के बीच है, वो अभी बाहर नहीं आया। पर यह सुन के तो चूलिंग का चेहरा खिल उठता है और बड़ी खुशी से वो कहती है, देन, क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए सीनियर बाई को बुलाया? बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर बाई, पर मुझे फटाफट जाके उन्हें ढूंढना होगा। बाई क्विलिंग आगे बढ़ते हुए इसे रोकती है और कहती है कि यहां ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी अपने घावों को हील करने पर फोकस करो। शायद जब तक तुम हील होगे तब तक लुई भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ जाएगा। जो सुनकर चूलिंग काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और चिल्लाती है कि मुझे सबसे पहले जाके यंग मास्टर से माफी मांगनी होगी। मैंने इतने ज्यादा समय तक उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे अब जाके पता चला कि वो मुझे फोर्सफुली हथियाना नहीं चाह रहे थे, वो तो बल्कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सिस्टर बाई, शायद हम सब ने ही उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पर जब सामने खड़ी फीमेल मास्टर इस गॉसिप को सुनती है तो उसके कान और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा शर्मीला ख्यालों के कारण लाल पड़ने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या फोर्सफुली हथियाना चाह रहे हैं हमें? हे भगवान, ये क्या क्या सुन लिया मैंने। आखिर मुझे ये किस तरह के मैसिव घोटाले का पता चल गया है। पर यहां गलती ये हो जाती है कि वो अपने उत्साह को ज्यादा थाम नहीं पाती और बाई क्विलिंग ये नोटिस कर लेती है। पर क्विलिंग को खुद की तरफ देखने के बावजूद वो यहां से जाती नहीं, बल्कि वो पीछे मुड़ के बस अपना काम करने लगती है और इनकी बातें को दोबारा सुनने लगती है। जो सुन के बाई क्विलिंग इरिटेट होने लगती है और सीधा इसकी तरफ मुड़ के इसे मुंह पे ही कहने लगती है, सीनियर सिस्टर। वो इसके कंधे पे हाथ रखती है, जिससे सीनियर सिस्टर का चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ने लगता है और पीछे से क्विलिंग कहती है, क्या आप थोड़ी देर तक बाहर जाने की थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं? मैं चूलिंग के साथ कुछ मैटर प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती हूं। यह सुनकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, फिर एकदम से वो खुद को संभालती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है और आगे बढ़ते हुए गेट के पास जाके बाय बाय करने लगती है और कहती है, ऑल राइट, मैं अभी यहां से जा रही हूं, तुम दोनों पूरा जी भर के बातचीत करो। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद क्विलिंग चूलिंग की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, चूलिंग, आज के बाद से मुझे सिस्टर बाई कह के मत बुलाना, तुम मुझे सीनियर बाई कह के बुला सकती हो। जो सुन के चूलिंग सर हिलाती है और सामने से क्विलिंग कहती है, पहले के समय में जब क्योसिन पॉइजन मेरे शरीर में फैलन लगा था तो लुई ने उस अनवर्डेबल काम का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाने का नाटक किया। जो सुनकर चूलिंग मन ही मन सोचती है, क्या इनका मतलब क्या है अनवर्डेबल एक्ट से? तभी यहां बाई क्विलिंग नोटिस करती है कि पीछे से सीनियर सिस्टर अब भी गेट से चिपके हुए हमारी बातें सुन रही है। जो सुन के वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, फिर एकदम से अपने पावर से सीलिंग फॉर्मेशन बनाती है और इस रूम को पूरी तरफ से सीलिंग फॉर्मेशन से कवर कर लेती है। हमें बाहर इनकी सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं, जो बड़े ही ध्यान लगा के इनकी बातें सुन रही थी। तभी एकदम से गेट के आगे एक फॉर्मेशन बनती है जो इस पूरे के पूरे रूम को लॉक कर देती है। जो देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये मेरा रूम था और तुम लोगों ने मुझे ही बाहर निकाल के इसे अंदर से लॉक कर लिया। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने इस गॉसिप की आदत से लाचार उस फॉर्मेशन पे ही कान लगा के सुनने की कोशिश करती है और फिर सोचती है, हाँ, मुझे कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये किस तरह की फॉर्मेशन है? फिर फॉर्मेशन है। फिर जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक लॉकिंग फॉर्मेशन है जो पूरी तरह से आवाज को ब्लॉक कर लेती है, तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के बारे में वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है, डैम इट। आखिर ये किस तरह का धरती हिला देने वाला घोटाला था जो एक्चुअली इसने मुझे भी यहां से ब्लॉक कर दिया। दोपहर के समय बाइलिंग पीक का सीन दिखाते हैं। सूरज आसमान में है और अब फाइनली लुई की सिक्लूडेड कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। वो अब कल्टीवेशन से उठता है और उबासियां मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। आखिर कई दिनों से वो सोया जो नहीं है। हमें लुई के घर के बाहर दिखाते हैं, जहां पर चूलिंग घुटनों के बल बैठी हुई है। एमसी का साइडकिक यानी उसका सिस्टम ये नोटिस कर लेता है और एमसी से कहता है, होस्ट, वो काफी ज्यादा लंबे समय से बाहर बैठी हुई है, क्या तुम जाके एक बार देखोगे नहीं? पर एमसी अब भी बिल्कुल इरिटेशन भरी शक्ल बनाए बिना किसी इमोशंस के कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी भूला नहीं हूं कि उसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ क्या किया था। वो जब भी चूलिंग के बारे में सोचता तो उसके जहन में सिर्फ वही फिगर आता कि कैसे वो मेरे मरते टाइम पे इतनी इविल स्माइल दे रही थी। कोई जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है। औरतें बस मेरी कल्टीवेशन रफ्तार को स्लो डाउन ही करेंगी। इस जिंदगी में मेरे लिए कल्टीवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यहां चूलिंग
अब भी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक ही जगह बैठी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, यंग मास्टर, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ टिकी रहूंगी तो एक दिन आप मुझे जरूर माफ कर दोगे। इसके इसी दृढ़ निश्चय के साथ अपना सीन चेंज होके क्रिम्सन क्लाउड पीक पर आता है। हमें बताया जाता है कि ग्रेट दाओ सेक्ट के एरिया के अंदर 9 मेन पीक्स हैं और 72 माइनर पीक्स हैं। बाइलिंग पीक और क्रिम्सन क्लाउड पीक भी इन्हीं में शामिल है। हम इसी क्रिम्सन क्लाउड पीक के ऊपर इस गुस्सैल लड़की को दिखाते हैं जो बिल्कुल ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रही थी। इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा डिग्निफाइड, ग्रेसफुल और काफी ज्यादा मैजेस्टिक थी। पर इसके अंदर पावर है कि नहीं वो पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ डांस कर रही है, बस उसकी हर मूव के साथ हवा भी उसके साथ ही डांस कर रही है। पर यहां वो अकेली नहीं है, कोई तो उसे पीछे से निहारता जा रहा है। लगता है उसे इस क्रिम्सन क्लाउड पीक के ऊपर एक स्टॉकर मिल गया है और इस शर्मीले नौजवान का नाम है लिंगू वुशंग। हम इसे लिंगू बुलाते हैं और जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है, वो तो इसकी मूवमेंट से पूरी तरीके से मेस्मराइज हो चुका है। इस गुस्सैल लड़की के अंदर उसे पता नहीं कहां से सुंदरता नजर आ जाती है और वो कहता है, ये औरत, ये तो सच में। पर इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, एक उड़ती हुई तलवार आती है और सीधा उसी पत्थर पे जाके लगती है जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। ये देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके मुंह से भी उफ निकल जाता है और हमें इस गुस्सैल लड़की को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा नॉर्मली कहती है, हम कौन है वहां पर। पता नहीं क्यों इस बार इसको गुस्सा क्यों नहीं आया। इसके इतना कहते ही लिंगू पत्थर के पीछे से बाहर आ जाता है। वो गुस्सैल लड़की भी एक छलांग मार के सीधा इसी के आगे आ जाती है और ये बंदा उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं हूं लिंगू वुशंग, जूनियर सिस्टर हांगलिंग। मैं क्रिम्सन क्लाउड पीक का न्यूली इंडक्टेड हेड डिसाइपल हूं। यहां हांगलिंग भले ही कैसी आड़ी तिरछी शक्ल बनाए ही क्यों ना खड़ी हो, पर लिंगू की निगाहों में वो इस समय सबसे ज्यादा सुंदर औरत लग रही थी। हांगलिंग अपनी मीठी आवाज में कहती है, ओ तो तुम हो लिंगू वुशंग। वो अपने मन ही में सोचती है कि ये नाम तो मैंने पास्ट में बहुत पहले सुना था। तो ऐसा लगता है कि जब सीनियर ब्रदर ने ग्रेट दाओ सेक्ट के होली सन की पोजीशन से रिफ्यूज कर दिया था तो उनकी जगह ग्रेट दाओ सेक्ट के होली सन की पोजीशन इसको मिल गई थी। फिर फ्यूचर में ये एट हेवंस तक असेंड कर गया था, पर अंत में डार्क टर्मोइल के अंदर फाइट करते करते ये मारा गया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक असली हीरो की तरह काउंट होना चाहिए। यहां लिंगू भी ग्रीटिंग पोजीशन में मुस्कुराए जा रहा था। वो कहता है, जूनियर सिस्टर, मैंने अभी अभी देखा कि तुम किस तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो सच में काफी ज्यादा शानदार थी। क्या मैं कुछ पॉइंटर्स ले सकता हूं? जो सुन के ये बंदी हंसते हुए गहरी सांस भरती है और फुल सुपीरियरिटी भरे अंदाज में कहती है, बच्चे तू मेरा कोई मैच नहीं है। बच्चा सुन के तो अब लिंगू का भी मर्दानापन जाग जाता है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे भी छोटी हो, उसके बावजूद तुम मेरे साथ इतने घमंड में बात कर रही हो। हम जो भी हो, जब हम एक बार ट्राई करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि मैं तुम्हारा कोई मैच हूं या नहीं। अगले ही पल हांगलिंग अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सीधा इसके चेहरे के करीब आ जाती है और वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलो कैसा रहेगा कि तुम पहले जाके लुई को चैलेंज करके आओ। अगर तुम उसे हरा दोगे तो फिर तुम मेरे साथ स्पार करने के लिए आ सकते हो। पर इस छोटी सी क्लोजनेस की वजह से ही लिंगू पिघल जाता है। वो शर्माते हुए हैरानी से पीछे हटता है और थोड़ी नजरें चुराते हुए पूछता है, कौन है लुई? उसके लिए मेरे पास तो कोई नाराजगी या दुश्मनी ही नहीं, तो मैं जाकर आखिर उसे चैलेंज क्यों करूं? हम लगता है ये लिंगू पूरी तरह से अपने लोअर पार्ट से नहीं सोचता, इसके पास थोड़ा दिमाग तो है। ये सुन के हांगलिंग अब इसके साथ बिल्कुल कैजुअल होने लगती है। वो एक गहरी सांस भरते हुए नीचे पड़े एक पेड़ के ऊपर बैठते हुए कहती है, ये लुई ही वो वजह है जिसके लिए मेरे मास्टर ने मुझे पनिश किया और यहां क्रिम्सन क्लाउड माउंटेन के ऊपर एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। ये सुन के लिंगू इसके पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, बताओ मुझे जूनियर सिस्टर, आखिर एग्जैक्टली उस लुई ने आपको किस तरह से फंसाया? ये सुनकर हांगलिंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ठीक है बच्चे, मैं तुझे बताती हूं कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो अब इसी सुहावने मौसम के दौरान हांगलिंग की एक तरफा कहानी शुरू हो जाती है। वो बताती है, ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैंने लात मार के उसके दरवाजे को तोड़ दिया था। हमें पता नहीं चलता कि वो इसके बाद क्या बताती है, पर पता नहीं वह इस कहानी में कितना कुछ बता जाती है कि 1 घंटा खत्म हो जाता है।
फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। लिंगू ये 1 घंटे की लंबी कहानी सुनने के बाद अब पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका है। वो एकदम से चिल्लाता है, वाट, ये तो कितना बेहुदा है, बस ये सुनने से ही मेरा खून खौल रहा है। इस तरह का पर्सन तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहलाने के भी लायक कैसे हो सकता है? वो ये चिल्लाते हुए खड़ा होता है और यहां से तुरंत गुस्से में बाहर जाने लगता है और वो इससे कहता जाता है, बस तुम यहीं पर ही इंतजार करो जूनियर सिस्टर, मैं अभी जाता हूं और तुम्हारे बिहाफ पे उस लुई से बदला लेके आता हूं। मैं पहले उसे हराऊंगा, फिर उससे फोर्सफुली तुमसे माफी मंगवाऊंगा। पर यह सुन के अब हांगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए कहने लगती है, 1 मिनट, क्या तुम सच में जा रहे हो? अरे रुको, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। पर यहां लिंगू भी बिल्कुल जिद्दी खिलाड़ी था। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैं आज उस लुई को अच्छा सा सबक ना सिखाऊं तो मैं लिंगू वुशंग यहां के हेड डिसाइपल कहलाने के लिए वर्दी ही नहीं हूं। इसके इस डिक्लेरेशन के बाद अपना सीन चेंज होकर लुई की तरफ आता है। ये तो बिल्कुल कल्टीवेशन का कीड़ा ही बन चुका है। एक बार अभी कल्टीवेशन करके उठा ही था, अब दूसरी बार भी बैठने लगा। अभी बस वो फोकस करने के लिए बैठा ही था, तभी वो सेंस करता है कि उसके कोर्टयार्ड के अंदर कोई तो आया है। वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, कौन है बाहर? सामने से एक मर्दाना आवाज आती है, लिंगू वुशंग। लिंगू वुशंग नाम सुनते ही लुई के दिमाग में एक एरिना फाइट की याद आती है। वो इस नाम से इस बंदे को पहचान जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये बंदा यहां क्यों है? लॉजिकली सोचे तो हमारी पहली मुलाकात तो ऑल सेट डिसाइपल टूर्नामेंट के अंदर होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे चैंपियन था और ये भी एक रनर अप था। अब पहले जाके लुई दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सामने से लिंगू कहता है, क्या तुम लुई हो? जो सुन के लुई कहता है, करेक्ट। पर क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर ब्रदर लिंगू का आज इस बाइलिंग पीक पे आना कैसे हुआ? यहां आपका मुझसे क्या काम है? पर लुई की बात सुन के लिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इससे पूछता है, क्या क्या तुम मुझे जानते हो? तो अब मौका मिलते ही लुई इस लिंगू की तारीफों के पुल बांधने लगता है। बिल्कुल मैं जानता हूं, सीनियर ब्रदर की तो कहानियों में भी उनका चेहरा भी साफ साफ छपा दिखता है। 2 महीने 12 दिनों पहले आपको इस सेक्ट में एडमिट किया गया था और एडमिशन के पहले ही दिन आपने हेवनली कोर को कंडेंस कर लिया। ये तो सच में काफी एडमायरेबल है। लुई की तारीफें सुन के लिंगू की छाती और भी चौड़ी हो जाती है और वो एकदम सर उठाते हुए कहता है, फिर बिना बताए लुई के घर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए अंदर घुसने लगता है और कहता जाता है, एक्सपेक्टेडली तुम्हारी आंखें सच में तेज है। हाँ, पर अगर मैं सटीकता से बताऊं तो मुझे यहां आए बस 2 महीने 11 दिन ही हुए हैं। पहला दिन तो मेरा एंट्री प्रोसेसिंग में ही चला गया था, उसके बाद तो मुझे कल्टीवेशन का टाइम ही नहीं मिला। यह सुन के लुई इसको अपने ही मुंह से बड़ाई करने देता है और इसकी हां में हां मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर ब्रदर का टैलेंट तो सच में फॉर्मिडेबल है। पूरे ग्रेट दाओ सेट के लिए भी आप एकदम सोने की तरह कीमती हो।